जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीबी चैनल पर। दोस्तों ये जो वीडियो है ये सी सैट से रिलेटेड जो वीडियो है उसी का सीरीज़ मैंने चला रखा है। ये इसका छठवां वीडियो है, छठवां पार्ट है। ठीक है, इससे पहले 5 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, वो ज़रूर देख लीजिएगा। बेसिकली ये हिंदी वर्णमाला इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। हिंदी वर्णमाला का एक वीडियो पहले जो 5वां वाला वीडियो है वो आ चुका है, उसमें वो देख लीजिएगा, उसकी भी लिंक दी हुई है, वो भी देख लीजिएगा। और ये इसका सेकंड पार्ट होगा। वर्णमाला देखिए, हम वर्णमाला पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन वर्णमाला को हम बहुत सीरियसली नहीं पढ़ते हैं। वर्णमाला हम बस ककाहरा समझ के उसको पढ़ लिए, क ख ग घ अंगा च श ज ञ, ऐसे नहीं है। उसका एक वैज्ञानिक तरीका है। अगर आप उस वैज्ञानिक तरीके से पढ़ेंगे तो वहाँ से आने वाला जो भी प्रश्न है आपका गलत नहीं होगा। ठीक है? और उसी वैज्ञानिक तरीके से मैंने आपको पहले पार्ट में इसके और ये अभी जो 5वां मतलब वीडियो और छठवां, ये दोनों में मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको मतलब बताया है। ठीक है? आगे भी इसमें मैं आपको अभी छठवें वाले में जो चीज़ें हैं वो सारी मैं इसमें क्लियर कर दूँगा। ठीक है? आप ये याद रखिएगा कि यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है, वनडे एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाएगा और सीसैट वनडे एग्ज़ाम्स में आपका जो सीटेट और यूपी टेट दुनिया भर का फलाना ढिकाना एग्ज़ाम होते हैं ना, किसी भी स्टेट में, तो वो वहाँ भी पूछा जाएगा आपका। ठीक है? बस आपको चिंता नहीं करनी है। जो चीज़ मैंने बताई है इसकी स्ट्रेटजी भी मैंने बताई है। ठीक है? जो 120 डेज़ वाली स्ट्रेटजी है वो देख लीजिएगा आप, उसको मैंने बनाया है वीडियो, चैनल पर है वो पड़ा हुआ वीडियो, उसको देख लीजिए। वहाँ से मैंने जो सीसैट को कैसे क्लियर करें वो भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है? और भी आगे मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगा जिसमें कि आपको रीज़निंग से संबंधित चीज़ें बताऊँगा, कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा। ठीक है? वो सारी चीज़ें करके आप 100% आप 33% से ज़्यादा आप नंबर लेकर आएँगे। ठीक है? आप मान के चलिए कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो आपके आयोग ही ले डूबता है। ठीक है? तो इस तरीके से उसको मान के चलिए कि आप 1-2 क्वेश्चन तो ज़्यादा ही लेके चलिए। 33 का मतलब ये नहीं हुआ कि आप सिर्फ 35 क्वेश्चन करके बैठ जाइए। नहीं, आपका कम से कम 40 क्वेश्चन, टारगेट 40 का रखिए। हो सकता है 38 हो जाए, 37 हो जाए, लेकिन टारगेट 40 का रखिए। ठीक है? तो इसको लाइक कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी छात्रों के बीच में। जो छात्र 1 नंबर 2 नंबर से जिनका ये सीसैट रुक रहा है, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। ठीक है? इसकी पीडीएफ मैं आज इस वीडियो के बाद जो है वो टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस पीडीएफ को ले करके और रिवाइज़ कर सकते हैं। बहुत सही पीडीएफ बनाई है मैंने, इससे ज़्यादा कहीं कुछ पूछा ही नहीं जाता है वर्णमाला से। ये अगर आप पीडीएफ भी पढ़ लेंगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीबी चैनल पर। दोस्तों ये हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड जो मेरा सीसेट वाला जो वीडियो चल रहा है, जो सीरीज़ चल रही है, उसी का ये दूसरा पार्ट है। लेकिन वैसे ये देखा जाए तो छठवां पार्ट है ये। ठीक है? 6th नंबर का वीडियो है सीसेट में। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 5 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं और वो 5 वीडियो देख लीजिए आप। बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने बताई हैं सीसैट से रिलेटेड। देखिए सीसैट में जो छात्र छात्राएँ 1 नंबर से 2 नंबर से या पॉइंट में फ़ेल हो जा रहे हैं बेचारे, वो इस दर्द को, इस पीड़ा को समझ सकते हैं। ठीक है? और उसी के लिए आप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, वो अगर आप उतना करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आप सीसैट पास हो जाएँगे। देखिए जीएस में चाहे जितना आप नंबर ले आइए, 200 में 200 ले आइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप सीसैट में 33% नहीं लाते हैं, तो फ़ेल ही रहेंगे आप। ठीक है? आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी। तो इसलिए ये इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों में शेयर कर दीजिएगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। इतना रिक्वेस्ट मैं अन्य वीडियोज़ के लिए नहीं करता जितना कि इसके लिए करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये कितना पीड़ादायक होता है कि आपके 110 115 नंबर सही हो रहे हैं और आप सीसैट में फ़ेल हो गए। ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में ना पहुँचें आप, उसके लिए ज़रूरी है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है? देखिए कल मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, बेसिक बेसिक चीज़ें। ठीक है? आपको मैंने वर्ण का ये वाला भी बता दिया था कि कौन-सा ये कहाँ पे है, क्या है, कौन-सा अयोगवाह है, कौन-सा आपका स्पर्शी व्यंजन है, संघर्ष स्पर्शी व्यंजन है, कौन कंठ से बोला जाता है, कौन तालु से बोला जाता है, कौन-सा अंतःस्थ है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। ठीक है? ये जैसे ये इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये अकुह विसर्जनीयानां कंठः। ठीक है? ईचु यसाणां तालुः, ईचु यसाणां तालुः, ऋटु रसाणां मूर्धः, लीटु लीटु लसाणां दन्तः, उपु ओष्ठौ। ये जो ट्रिक है इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण चीज़ है। आज इसकी पीडीएफ दे दूँगा, टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक? तो देखिए आज हम बताएँगे कि वर्ण के प्रकार, यानी ये जो व्यंजन है बेसिकली, उसके प्रकार देखेंगे कि किन-किन प्रकार से उसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो देखिए एक तो प्राणत्व के आधार पे और दूसरा घोषत्व के आधार पे। प्राणत्व का मतलब ये हुआ कि जो प्राण वायु होती है ना, प्राण वायु के
कम या ज़्यादा होने के आधार पे। यानी कि अगर कम है तो उसको अल्प प्राण बोलेंगे और अधिक निकल रही है तो उसको हम महाप्राण बोलेंगे, ठीक? यानी कि अधिक हवा निकल रही है उसमें। तो प्राणत्व के आधार पे 2 प्रकार का हो गया। उसी प्रकार से घोषत्व के आधार पे, घोषत्व का मतलब ये हुआ कि स्वर तंत्री जो होता है आपका, ये जो घोष, यहाँ जो स्वर तंत्री है आपका गले के नीचे देखिए, आप यहाँ हाथ लगा के यहाँ पे देखिए, ऐसे आपको साउंड बॉक्स मिलेगा, ठीक है? अजीब सा तिकोना साइज़ का, ऐसे ऐसे करके दिखेगा, ठीक है? किसी किसी का तो बहुत बाहर रहता है आप देखिए, तो वो काफ़ी मतलब दूर से समझ में आ जाता है कि उनका स्वर तंत्री काफ़ी बाहर निकला रहता है, ठीक? तो ये चीज़ उसके आधार पे, उसके हिलने की, उसके झंकृत होने के आधार पे, यानी कि वो किस शब्द को, वर्ण को बोलने में, कौन से व्यंजन को बोलने में वो धीरे हिल रहा है या अधिक हिल रहा है, उसका झनकार जो है वो ज़्यादा हो रही है या कम, तो वो होता है घोषत्व। तो अगर उसमें झनकार नहीं हो रही या बहुत कम हो रही है तो वो अघोष है, और ज़्यादा है मतलब ज़्यादा अधिक हो रहा है तो उसमें आपका सघोष कहलाता है। तो इसकी भी एक ट्रिक है, चीज़ों को समझ लीजिए, जान लीजिए। ये बेसिक चीज़ थी इसलिए मैंने बता दिया। समझ में नहीं आता कि अल्प प्राण महाप्राण क्या है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लिया हमने, अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है? लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, अवधारणा को समझ लेंगे, इसके मौलिक शब्द जो शब्दार्थ है उसका वो समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आपको अघोष बोलेगा कोई तो ये समझ में तो आ जाएगा कि अघोष का मतलब हुआ कि कुछ ऐसा चीज़ जिसमें कि आवाज़ ना हो, झनकार ना हो, इस तरीके से, है ना? और सघोष बोलने का मतलब हुआ कि कुछ ऐसा वर्ण, कुछ ऐसा जो अक्षर है जो कि आपको बोलने में आपका जो साउंड बॉक्स है वो ज़्यादा हिलेगा, ज़्यादा उसमें झनकार उत्पन्न होगी। तो ये चीज़ें आपको तो बेसिक चीज़ समझ में आ गई, ठीक है? आगे चलते हैं। अंतःस्थ और ऊष्म वगैरह ये सब आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया। अगर नहीं देखा है तो पीछे जाइए, आप इसको पॉज़ कीजिए, दूसरा पहला वाला पार्ट देख के फिर इसको देखिए, तब ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, ठीक है? तो इसी वजह से मैंने इस चीज़ को कंटिन्यूएशन में लगाया है, और इसकी पीडीएफ भी आज जब वीडियो समाप्त होगा तो मैं इसको जब पब्लिश करूँगा वीडियो को, तो ये वीडियो भी ये आपका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप, ठीक है? कुछ डाउट होगा तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। देखिए अल्प प्राण क्या है, मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दी कि अल्प प्राण क्या है, जिसमें वायु का जो मुख से हवा निकलने का जो वो है क्रम है वो कम है, ठीक है? तो मुख से वायु कम हवा निकलती है तो वो अल्प प्राण कहलाते हैं। इसका तरीका क्या है जानने का, इसको याद करने का तरीका क्या है? जैसे ये जो पहले जो वर्ग है, वर्ग बताया था मैंने, ये कौन सा वर्ग है? ये का वर्ग है, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो जो वर्गों के प्रथम अक्षर, तृतीय अक्षर और पंचमाक्षर, ये क्या है? ये सब अल्प प्राण कहलाते हैं। और इसके साथ जो अंतःस्थ होते हैं, अंतःस्थ कौन से हैं? अंतःस्थ होते हैं य, र, ल, व। पहला वाला देखिए, मैंने बताया था फर्स्ट डे के जो वीडियो में, अंतःस्थ और ऊष्म। ऊष्म कौन से हैं? सा, 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 हा, वो ऊष्म कहलाते हैं। और अंतःस्थ कौन से हैं? जो आपके या, रा, ला, वा हैं, ये अंतःस्थ हैं। तो ये ट्रिक है, याद रखिएगा कैसे। 135 135 अंतःस्थ प्लस स्वर। स्वरों को भी देखिए बोलने में अ, आ, इ, उ, बहुत कम आपको हवा निकालनी पड़ रही है, ठीक है? तो ये सब क्या है? ये अल्प प्राण कहलाते हैं, ये सब अल्प प्राण हैं, ठीक है? बेसिक चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। और महाप्राण क्या है? महाप्राण का मतलब ये हुआ कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक, मुख से अधिक वायु निकलती है, वायु का जो प्रवाह होता है वो अधिक होता है, वो महाप्राण कहलाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं 24 ऊष्म, यानी 24 क्यों बोला मैंने कि दो, यानी कि जो वर्गों के द्वितीय, यानी द्वितीय कौन से हो गए? ये और ये 24 टू 4, वो याद करने के लिए 24 ऊष्म। और ऊष्म मैंने कौन सा बताया आपको? ऊष्म में मैंने बताया आपको सा, 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 हा, ठीक? तो वो चीज़ ऊष्म में आ गया। तो ये क्या कहलाते हैं? महाप्राण। 135 अल्प प्राण, है ना? 135 अल्प प्राण, अंतःस्थ और अल्प प्राण, ये अल्प प्राण हो गया। लेकिन 24 ऊष्म क्या है? ये महाप्राण है, ठीक? तो ये चीज़ याद रखिएगा, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा ये। 135 अंतःस्थ अल्प प्राण और 24 ऊष्म महाप्राण, ठीक? 2-3 बार याद करिएगा मन में, थोड़ा दिमाग को आँख बंद करके ये 2-3 बार इसको रिपीट कीजिएगा तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है? स्वर तंत्री के आधार पे वर्ण भेद, जो अभी मैंने बताया आपको अघोष सघोष वाला, घोषत्व के आधार पे, इस स्वर तंत्र में आपके झनकार, वो झनकृत हो रहा है, नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उसके आधार पे जो वर्ण हैं उनके भेद। तो वही सघोष और घोष का मतलब हुआ कि अधिक झनकृत हो रहा है, सघोष, घोष के साथ, यानी कि घोष के साथ, सा जो उपसर्ग लग रहा है उसमें, सा का मतलब हो गया उसके साथ। और अघोष का मतलब हुआ कि उसमें झनकार नहीं हो रही है, या हो भी रही है तो ना के बराबर हो रही है। तो इसका भी एक ट्रिक है, जब वर्णमाला जब लिखी जाती है ना, तो लिखने का जो तरीका है वो यही है, ठीक है? यही तरीके में लिखी जाती है। और ये चूँकि व्यंजन की बात हो रही है तो व्यंजन जो है वो सिर्फ 33 ही माने गए हैं। अब आप इसमें वो छत्रंग ज्ञ और ये सब मत ऐड कर लीजिएगा, ठीक है?
मतलब 33 व्यंजनों की ही बात कर रहा हूँ मैं। वो हैं तो व्यंजन में ही आते हैं वो भी, लेकिन सही जो है वो आपके 33 हैं, अन्य उनको अन्य में गिना जाता है, ठीक है? 6 जो होते हैं। क्यों? क्योंकि वो संयुक्त अक्षर होते हैं और उसके साथ उच्चिप्त या द्विगुण करके होते हैं ना, वो कहलाते हैं उच्चिप्त या द्विगुण, ठीक? तो वो चलिए वो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया, नहीं देखा तो देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं मैंने उसमें। अब सघोष और अघोष कैसे याद करेंगे? तो एक चीज़ याद कर लीजिए, चाहे सघोष याद कर लीजिए चाहे अघोष। तो सघोष में ज़्यादा है, क्योंकि सघोष स्वर भी है और ये सब है, तो इसलिए जो सघोष अघोष वाला है, यानी सब तो सघोष ही हैं, जो अघोष है वो याद कर लीजिए। कौन कौन से? जैसे 1 2 सा सा सा, तो ये 1 2 सा 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 जो ट्रिक है ये याद रखिएगा। 1 2 सा 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 ये अघोष हैं, बाकी जो हैं वो सब आपके सघोष हैं, ठीक? तो 1 2 सा 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 अघोष, बाकी जो है वो सब सघोष, ठीक है? सभी झनकृत होते हैं। देख लीजिए बोल के आप, ग, देखिए आपका झनकार पैदा हो रही है उसमें, ग घ, मेरे साथ बोलिए, ग घ। लेकिन अगर आप का बोलेंगे, देखिए का बोले तो कहाँ उसमें झनकार ज़्यादा हो रही है, झनकार नहीं होती उसमें, ठीक है? तो ये इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक? ये हो गया आपका। तो इतना मैंने आपको बता दिया इसमें, ठीक है? अब देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण कैसे है। स्वर का जो वर्गीकरण है वो कैसे होता है, किन किन आधारों पे? इसमें भी कई टाइप के होते हैं, जैसे 3-4 टाइप के। एक तो जिह्वा के मतलब जिह्वा के प्रयोग पे, जिह्वा की स्थिति के आधार पे, जैसे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये जिह्वा के आधार पे ये 3 टाइप के प्रकार हो गए, अग्र, मध्य, पश्च। तो अग्र स्वर यानी कि जैसे ई बोलिए, ई, ए, ऐ, तो ये क्या है? अग्र, जो जिह्वा का अग्र भाग है उसका प्रयोग ज़्यादा होता है, ई, ऐ, ऐसे आगे वाले उसमें। लेकिन जो मध्य है, आ, छोटा आ, ठीक है, ये मध्य स्वर हो गया। पश्च से देखिए, अ आ, उ, ओ औ, ऐसे बोलेंगे तो पश्च वाला स्वर जो है वो ज़्यादा आपका प्रयोग में होगा। तो ये जिह्वा के आधार पे हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है? तो इसमें अब हम मुख के खुलने के आधार पे देखते हैं। इससे भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। मुख के खुलने के आधार पे पहले 2 चीज़ें कॉन्सेप्ट समझिए, संवृत और विवृत। संवृत का मतलब होता है बंद, यानी कि कोई चीज़ लगभग बंद, संवृत। तो संवृत में जैसे ये वर्ड है, ये जो वर्ण है, ई, ई, उ। देखिए आपका जो फ़ील कीजिए, आप मेरे साथ फ़ील कीजिए, देखिए बोलिए ई, ई। तो इसमें देखिए आपका मुख जो है वो लगभग बंद है, ठीक है? खुला नहीं है, लगभग बंद है ये। अर्धसंवृत का मतलब हुआ कि इससे थोड़ा सा खुला हुआ है, थोड़ा सा खुला हुआ है। तो ए और ओ, इसमें थोड़ा सा खुला हुआ। अर्धसंवृत, संवृत मतलब हुआ लगभग बंद, अर्धसंवृत का मतलब हुआ कि थोड़ा सा बंद या थोड़ा सा खुला हुआ, ऐसे करके समझ सकते हैं आप, ठीक है? तो ये 2 चीज़ समझ लिए। विवृत का मतलब होता है कि लगभग पूरा खुला हुआ, यानी कि पूरा खुला हुआ विवृत। तो उसमें सिर्फ एक ही आता है वैसे तो, आ करके बोलते हैं, तो ये विवृत हो गया, यानी कि आ। देखिए आप बोलिए आ बोलने से पूरा मुंह खुल जाता है ना। छोटे बच्चे को बोलते हैं ना, कुछ अगर वो मुंह में खा ले अनवांटेड चीज़, तो उसको बोलते हैं आ करो बेटा, आ करो, है ना? तो वो आ का मतलब हुआ विवृत, यानी कि आपका जो मुख है वो लगभग पूरा खुला हुआ। और अर्धविवृत का मतलब हुआ कि वो लग थोड़ा सा, मतलब वो बंद हुआ या थोड़ा सा खुला, ऐसे करके बोल सकते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है ए ओ औ, ऐसे करके बोलेंगे औ। तो ये वाले जो वर्ण हैं, ये स्वर हैं जो आपके अर्धविवृत में आते हैं। तो अभी एक जो प्रश्न मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट में पूछा था, लास्ट इन द सेंस मतलब प्रश्नों को मैं जब दिखा रहा था तो उसमें से पूछा था कि कौन सा शब्द जो है वो विवृत स्वर है, कौन सा वर्ण जो है वो विवृत स्वर है। बेसिकली उसमें आ जो ऑप्शन है नहीं दिया हुआ था, लेकिन उसमें ओ करके ऑप्शन था, ऐसे कुछ था। तो वो प्रश्न देखते हैं अभी। तो वो इस उसमें जो उत्तर था उसका, वो विवृत स्वर करके ओ करके पूछा था उसमें, ठीक है? उसका उत्तर आयोग ने ओ माना था, ठीक है? तो वो, लेकिन ये अगर आप सही तरीके से देखेंगे, अगर विवृत पूछे तो विवृत में सिर्फ ओ करके आता है, आ करके आता है, आ मतलब पूरा खुला हुआ, ठीक है? तो ये याद कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, एक बार 2 बार देखेंगे वीडियो को तो अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। समृद्ध का मतलब समझ में आ गया ना, लगभग बंद। अर्ध समृद्ध का मतलब थोड़ा खुला हुआ, ए ओ, ठीक है? अर्ध विवृत का मतलब हुआ कि इससे थोड़ा सा खुला हुआ, थोड़ा और खुला हुआ, यानी कि आ, आए और आओ, ये अर्धविवृत में आते हैं। लेकिन पूरा खुला हुआ बोलते आ करो बेटा आ, तो वो आ पूरा खुला हुआ, ठीक? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी किसके आधार पे? नेक्स्ट जो है ओष्ठ की स्थिति के आधार पे देखिए। तो अगर आप ओष्ठ, कोई अगर आप वर्ण जो बोल रहे हैं स्वर, उसमें अगर होंठ आपका ऐसे वृत्ताकार बन जा रहा है, ठीक है, ऐसे ओ उ ओ औ ऐसे करके, तो इसमें क्या हो रहा है? होंठ देखिए, अगर आप ऊ बोलते हैं तो कैसे बन रहा है होंठ?
ये देखिए ऊ, ओ, ओ, तो ये सब क्या है, ये सब ऐसे वृत्ताकार बन जा रहा है ना होंठ। तो वृत्ताकार और अवृत्ताकार, अवृत्ताकार मतलब हुआ अगर आप आ ई उ ऊ नहीं री बोलेंगे तो इसमें होंठ आपका वृत्त बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, अवृत्ताकार हो गया। ठीक, अनुनासिकता के आधार पे, तो अनुनासिकता के आधार पे अगर जहाँ पे अनुनासिक नाक नासिका का प्रयोग हो वो अनुनासिक हो गया, और जहाँ पे नाक का प्रयोग ना हो वो निर्नुनासिक हो गया। ठीक, तो ये बेसिक सी चीज़ थी, ये मैंने आपको बता दिया। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, ये इस वाले पार्ट से ज़्यादा पूछा जाता है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से बहुत प्रश्न पूछता है, समृद्ध विवृद्ध, और ये 4 से तो बहुत पूछता है। ठीक है, तो इनको जरूर याद रखिएगा। वैसे तो सारे ही देख लीजिएगा, बहुत कुछ इसमें नहीं है, 1-2 बार वीडियो देखिएगा, PDF से रिवाइज कीजिएगा, वर्णमाला जरूर लिखिएगा 3-4 बार कम से कम अपने मन से, और जो चीज़ें मैंने जैसे जैसे लिख रखी हैं उसी तरीके से लिखिएगा, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। कौन सा अनुनासिक है, कौन सा अयोगवाह है, कौन सा क्या है, सब चीज़ें, अंतःहस्त, ऊष्म, है ना, उच्चिप्त स्वर, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, है ना, स्पर्शी व्यंजन, तो ये सारी चीज़ें लिखेंगे तभी याद होगा। देखिए, व्यंजनों के कुछ विशेष वर्गीकरण मैं आपको बताता हूँ। जो व्यंजन होते हैं, ठीक है, उन्हीं व्यंजनों में कुछ विशेष वर्गीकरण किए हुए हैं। यानी जैसे पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन का मतलब क्या हुआ कि इसमें वायु जो है वो जिह्वा के बगल से गुजरती है, पार्श्व से गुजरती है। जैसे आप ला बोलिए, ला, तो देखिए आप ला बोलेंगे तो आपकी जीभ थोड़ी सी उड़ जाएगी और हवा बाहर निकलेगी। ठीक है, तो वो पार्श्विक ध्वनि हो गई। बोलिए आप, जैसे ला, मेरे साथ बोलिए ला, तो बोले आपने, देखिए ला बोलने ही आप बोलते ही आपके पार्श्व यानी आपको उसके बगल से हवा निकलती है, तो इसलिए इसको पार्श्विक ध्वनि बोलते हैं। ठीक, तो ये याद रखिए, पार्श्विक व्यंजन, तो यानी कि ला आपका पार्श्विक व्यंजन हो गया। लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो लुंठ का मतलब होता है कि लुढ़कना या ठोकर मारना। तो जैसे आप रा बोलते हैं ना, रा, तो इसमें आप देखिए पुश कर रहे हैं कि जैसे ठोकर मार रही है जीभ, ठीक है, रा ऐसे करके ना, तो वो हो गया लुढ़कना। ठीक, लुंठित व्यंजन। तो पार्श्विक समझ गए ला, और लुंठित समझ गए रा। अब आता है वर्ष व्यंजन। वर्ष व्यंजन 5-6 व्यंजन होते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5, ये 5 व्यंजन। इनको याद कैसे करना है, तो एक ट्रिक है, ये दांतों और मसूड़ों का जहाँ मिलन होता है ना, यहाँ दांत देखिए, दांत और मसूड़ा कहाँ पे मिल रहे हैं, आप जीभ से देखिए, अंदाजा लगाइए आप जीभ से, तो आपको पता चलेगा कि वहीं से ये सब ये वर्ड, ये जो व्यंजन है ये बोले जाते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है, वर्ष व्यंजन में जा रसना ला, है ना, जा रसना ला, कौन सा है ये, वर्ष व्यंजन। ठीक, याद रखिएगा इसको। काकल्य, काकल्य व्यंजन जो है ये हा को कहा जाता है, काकल्य व्यंजन आपका हा है, तो ये याद रखिएगा। काकल्य व्यंजन, लुंठित व्यंजन और आपका पार्श्विक व्यंजन, ये तीनों पूछे जाते हैं। वर्ष व्यंजन भी पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं ना, ये सीटेट वगैरह, टेट, यूपी टेट, ये सब हर जगह, बहुत जगह तक मतलब ये सब पूछा जाता है। ये वर्णमाला से बहुत प्रश्न आता है। तो ये काकल्य व्यंजन, काकल्य स्थान यानी स्वर तंत्र के यंत्र से ये उससे बोला जाता है। तो ये हा, देखिए हा एकदम अंदर से आवाज़ आ रही है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताया था। संयुक्त व्यंजन जो संयुक्त रूप से लिखे जाते हैं, जैसे का और आधा ता, त, जैसे वक्त लिखते हैं ना, वक्त, है ना, लज्जा, ठीक है, लज्जा नहीं, ये ला और जा, ठीक है, फिर द्या, दा, विद्यालय लिखते हैं ना, विद्यालय, तो ये द्या, है ना, ये हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गए ये सब। द्वित्व व्यंजन कौन से हैं, द्वित्व व्यंजन जैसे डबल, एक आधा लिखा जाएगा, वही है सेम अक्षर। संयुक्त और इसमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको, डिफरेंस समझिएगा। द्वित्व का मतलब हुआ कि एक ही व्यंजन संयुक्त रूप से लिखा जाता है, और उसमें हमने लिखा कि दो विभिन्न व्यंजनों को संयुक्त रूप से लिखा जाता है। तो संयुक्त और द्वित्व दोनों का बेसिक मौलिक अंतर समझिएगा। संयुक्त में दो विभिन्न व्यंजन है, और द्वित्व में कहीं ऐसा लिख के दे दिया कि ये क्या है, द्वित्व, तो द्वित्व लगा दीजिए, नहीं ये द्वित्व नहीं है। द्वित्व का मतलब हुआ कि एक ही व्यंजन को 2 बार लिखना, यानी कि जैसे ये हो गया का, है ना, च, ये प, ठीक है, जैसे पप्पू लिखते हैं ना, पप्पू, है ना, चप्पू, तो ये क्या है, ये सब द्वित्व है। ठीक है, लल्लन, तो आधा ला ला, है ना, ये द्वित्व है। और अगर संयुक्त बोला जाए तो संयुक्त मतलब होता है कि विभिन्न अक्षर, यानी कि का ता, ये लिखा ना, ये वक्त, तो ये संयुक्त वाला ये हो गया। ठीक, इस तरीके से। असंयुक्त मतलब सिंगल लिखे जाएँ, उनके ना तो स्वर का सहायता ले और ना ही किसी और, तो ये जैसे का लिख के अगर ये लगा दिया तो ये असंयुक्त व्यंजन हो गया। नासिक में जो जिसमें नासिका का उपयोग हो, जैसे जो आपकी वर्णमाला है उसमें जो पंचमाक्षर होते हैं, वर्गों के पंचमाक्षर, का वर्ग होता है ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो इनके जो पंचमाक्षर हैं, पंचमाक्षर कौन से होते हैं, अंगायणा नामा, याद रखिएगा कौन से होते हैं, अंगायणा नामा, वही यहाँ पे ये नासिक के कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, नासिक के। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे वर्णमाला से जितनी भी
चीज़ें थी समझने वाली, कॉन्सेप्ट समझने वाली, वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। आई होप कि समझ में आया होगा। समझ में आएगा, आप इसको 2 बार 3 बार देख लीजिए। वीडियो बहुत बड़ा नहीं है कि आपको 2-4 घंटे लगेंगे। 1.25 या 1.5 के स्पीड से देख लीजिए, तो बहुत जल्दी आपको ये समझ में भी आ जाएगा और आपका रिवाइज़ भी हो जाएगा, ठीक है? और पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा पीडीएफ को, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।